नमस्कार। आज हम विभिन्न मार्केटिंग कंसेप्ट का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केटिंग का कार्य प्रोडक्शन से पहले प्रारंभ होता है और प्रोडक्शन के बाद तक चलता रहता है। तो इसको जो समय अलग अलग व्यतीत हुआ तो उसमें अलग अलग काल में विक्रेताओं की धारणा अलग अलग रही। तो इसको अपन अलग अलग भागों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रोडक्शन कंसेप्ट। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में उनकी धारणा थी कि उत्पादक जो भी बनाएगा वस्तु, वो वस्तु मार्केट में बिक जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि मार्केट में वस्तुओं की कमी थी, तो उपभोक्ताओं को उस वस्तु की आवश्यकता पड़ती थी, तो उसे जो वस्तु मिलती वो उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाता था। तो इस तरह से इसकी ये मान्यता रहती थी कि माल कैसा है इसमें उनकी कोई उत्सुकता नहीं थी उपभोक्ताओं की। उनको केवल अपने उपयोग के लिए माल की आवश्यकता थी, तो वो उस माल को खरीद लेते थे। तो इसमें ग्राहक वही चाहेगा जो माल उपलब्ध होगा, और उत्पादक माल के उत्पादन एवं वितरण में सुधार पर ध्यान देता था। तो इस तरह से ये अवधारणा बहुत ही प्राचीन अवधारणा के रूप में, इसके बाद में आई प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये माना जाता है कि उत्पादक उत्पाद पर अधिक ध्यान देता जाता है, क्योंकि वो ये मान के चलता था कि ग्राहक वही चाहेगा, उसी अच्छी किस्म के उत्पादों को पसंद करेंगे और उससे घटिया को नहीं। इसलिए नई नई वस्तुओं को प्रस्तुत करते, उनकी क्वालिटी पर ध्यान देते। तो इस तरह से ये जो उत्पाद अवधारणा है, तो फिलिप कोटलर का मानना है कि ऐसा प्रबंध उन्मुखी है जो कि मानकर चलता है कि उपभोक्ता अच्छे एवं उचित कीमत वाले उत्पादों को अपना समर्थन देता है एवं संतोषप्रद विक्रय एवं लाभों के लिए संस्था का बहुत कम विपणन प्रयास करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उत्पाद स्वतः ही बिकते चले जाता है। यानी कि उपभोक्ता क्वालिटी पर विश्वास करता है और यदि क्वालिटी अच्छी है तो वो उस वस्तु को खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो इस तरह से उपभोक्ता के लिए जो विक्रेता है वो नई नई वस्तुओं को बनाने तैयार करने पर विश्वास करता था। इसी तरह से हम थर्ड अवधारणा को देखेंगे, सेलिंग और सेल कंसेप्ट। तो इसमें इन दोनों से ये थोड़ा सा डेवलप्ड हो गया। तो इसमें ये रहते थे कि उनका अधिक विक्रय करने में रुचि, उत्पादों तक ही उनकी रुचि नहीं रहती थी, बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर अपने उत्पादों का विक्रय करने एवं उनका संवर्धन करने पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता था। आज इस विचारधारा में वह जो कुछ बनाता था उसे बेचना होता था, तो उसे बेचने के लिए वो बड़े आक्रामक प्रयास करता था, जैसे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना, पर्सनल सेलिंग करना, उपभोक्ताओं को आमंत्रित करना, शीघ्र विक्रय कार्य को करना ताकि वो अतिरिक्त अपनी वस्तुओं का विक्रय कर सके। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन का भी उसे सामना करना पड़ सकता था। तो इस तरह से वो इस तरह की योजनाओं को काम में लेकर के अपनी वस्तु का विक्रय करता था। तो इनका ये मानना था कि उत्पादन करना कोई समस्या नहीं है, बल्कि मुख्य समस्या उन वस्तुओं का विक्रय करना है। तो विक्रय करने के लिए वो उस वस्तुओं को बेचने का कार्य करना मुश्किल था। तो उसके लिए वो बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं और किस तरह से कंपटीशन में आगे बढ़ जाए, इसके लिए उनका मुख्य उद्देश्य रहता था और वही कार्य वो करते थे। तो इसके लिए वो विज्ञापन करते, प्रचार प्रसार करते, जो मीडिएटर्स हैं उनको लेता, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स करते, पर्सनल सेलिंग पर ध्यान देते। तो इस तरह से वो कुल मिलाकर के अपनी वस्तुओं को अधिकतम बेचना चाहते हैं। अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जिसमें ग्राहक सोचता नहीं है, उसे जितना ज़्यादा उसको विज्ञापन किया जाएगा वो उस वस्तु के लिए तैयार हो जाएगा और उस वस्तु को खरीद लेगा। तो इस तरह से इसमें दबावपूर्ण और आक्रामक विक्रय के द्वारा अपनी वस्तुओं को विक्रय को बढ़ाने का प्रयास किया जाता था। इसी तरह से ये तो हो गई विक्रय अवधारणा। अब अपन फोर्थ अवधारणा देखेंगे, मार्केटिंग कंसेप्ट या विपणन अवधारणा। तो विपणन अवधारणा में मैंने आपको पहले भी बताया था कि विक्रेता का कार्य उत्पादन से पूर्व प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वो पहले देखता है कि उपभोक्ता क्या चाहता है। जो उपभोक्ता चाहता है उसी वस्तुओं का वो उत्पादन करता है, एक्स्ट्रा नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि जो उपभोक्ता का पसंद होएगा वो ही वस्तु वो खरीदेगा, अन्यथा वो वस्तु नहीं खरीदेगा। तो इस तरह से
ये एक तरह से व्यवसाय एवं विपणन को पर्यायवाची बना देता है। तो इसमें वो उसकी पसंद नापसंद, उसके सुझाव, उसकी प्राथमिकताओं, इन सब पर अपना ध्यान देता है और इसका परिणाम ये होता है कि ग्राहकों को अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। अब इसके साथ ही ये ग्राहक को सर्वोपरि मानने पर ध्यान देता है और इसमें बिक्री की मात्रा पर ध्यान न देकर के उस ग्राहक को जीवन भर अपनी संस्था के साथ जोड़ने पर विश्वास किया जाता है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ग्राहक संतुष्टि, एकीकृत विपणन एवं बाजार अध्ययन एवं दीर्घकालीन लाभ के लक्ष्यों पर ध्यान देता है, क्योंकि ग्राहक यदि उस संस्था से संतुष्ट है और एक बार जुड़ गया है तो वो हमेशा के लिए उस संस्था के साथ में जुड़ा रहेगा। ऐसा उसे जोड़े रखने के लिए ही वो संस्था के द्वारा कार्य किया जाता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बाजार की इच्छाओं और उनकी आवश्यकताओं पर ही ध्यान देता था और उसके हिसाब से अपना उत्पादन करता था। तो ये हो गई विपणन अवधारणा। पर इससे भी और आधुनिक अवधारणा अपने सामने आई जो कि विपणन को तो ध्यान देती है परंतु उसके साथ में सामाजिक तत्वों को भी ध्यान देती है कि उनकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इस अवधारणा को अपन नाम दे सकते हैं सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब शुद्ध एक तरह से हम कह सकते हैं कि विपणन अवधारणा पर एक ये करेक्शन हो गया कि इसका कारण ये हो गया कि विपणन अवधारणा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, उपभोक्तावादियों एवं सामाजिक कल्याण में उत्पन्न होने वाले जो संघर्ष हैं तो उनके साथ में किस तरह से वो एडजस्टमेंट करता है, जबकि सामाजिक विपणन अवधारणा उपभोक्ता संतुष्टि के साथ साथ सामाजिक हित, सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक लक्ष्यों को भी ध्यान रखती है। मतलब उसे केवल उपभोक्ता की आवश्यकता की वस्तुएं तो देनी है परंतु वो जो प्रोडक्शन दे रहा है मार्केट में उसका सोशल वेलफेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ को भी ध्यान में रख कर के वो दे रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक जो आवश्यकताएं होती है उनके बीच में संघर्ष की स्थिति हो सकती है। तो ये अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि विपणनकर्ता का लक्ष्य बाजार की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं हितों का निर्धारण करना होना चाहिए और ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करनी चाहिए। परंतु ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि तो दे देंगे परंतु मैक्सिमम सामाजिक हित भी होना चाहिए, क्योंकि यदि मैक्सिमम सामाजिक हित नहीं होगा तो ग्राहक कई बार ऐसी चीज़ों को पसंद कर लेता है जो कि उनके सामाजिक हित के लिए सही नहीं है। जैसे सिगरेट का उत्पादन करना, तो हो सकता है कि ग्राहक उसको पसंद करे, युवा पीढ़ी उसके विज्ञापन देख के उसको पसंद करे, परंतु चूंकि वो सही नहीं है तो इसके लिए साथ में उनको विज्ञापन के साथ में एक नोट भी दिया जाता है ताकि वो इस विज्ञापन को देखे परंतु साथ में ये भी देखे कि सिगरेट का उपयोग करना या धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो इस तरह से इसकी मान्यता हम कह सकते हैं कि जो विपणन किया जाता है तो उसमें सामाजिक हित एवं लक्ष्यों को भी ध्यान में रखा जाए और अपने नवीन उत्पादों को मार्केट में जब प्रस्तुत किया जाए तो उसका मूल्यांकन केवल मार्केट के हिसाब से और अपने प्रॉफिट के हिसाब से नहीं किया जाए बल्कि उसकी सामाजिक दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन किया जाए ना। और साथ में आवश्यकताओं की संतुष्टि से उपभोक्ताओं का सामाजिक कल्याण हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विपणन अनुसंधान, बाजार विश्लेषण एवं प्रणालीगत दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया जाता है। अब जैसे विपणन अनुसंधान, तो विपणन अनुसंधान किया तो विपणन के ऊपर तो कर लिया कि जो ग्राहक पसंद कर रहा है वो चीज़ प्रस्तुत कर रहा है, पर उसके साथ में रिसर्च किया कि ग्राहक जिस चीज़ को पसंद कर रहा है उससे सोशल वेलफेयर किस प्रकार से हो रहा है। और बाजार विश्लेषण जब किया तो उस बाजार विश्लेषण के आधार पर देखना कि ग्राहक को उसके द्वारा कितनी उसको सुविधाएं मिल रही है, कितनी उसके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, कितना उसको सोशल उसका बेनिफिट हो रहा है या उसका वेलफेयर हो रहा है। तो इन संपूर्ण बातों को ध्यान में रख करके, पूरे सिस्टम को ध्यान में रख करके फिर उसकी कोई भी योजना बनाई जाए और वस्तु का प्रोडक्शन किया जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल जो दर्शन है एवं जो सामाजिक दर्शन है उसको परिप्रेक्ष्य में रख कर के फिर किया जाए। जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, संसाधनों में कमी होना है, जनसंख्या विस्फोट है, उपेक्षित सामाजिक
मूल्यों के वातावरण में इन सब बातों पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। यदि इन सब बातों को ध्यान नहीं दिया तो वो विपणन तो हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा, परंतु वो सामाजिक विपणन नहीं कहलाएगा। थैंक यू।